सौंदर्य की नदी नर्मदा। अमृतलाल बेगड़। शूलपाणेश्वर से कबीरबड़। पानी, चट्टान, प्रपात, शोर और मोड़, ये 5 तत्व जिनसे नर्मदा की देह का निर्माण हुआ है। चट्टानों से नर्मदा ने जैसी भागीदारी की है वैसी कम नदियों ने की होगी। अगर चट्टानें ना हो तो नदी से गाते ही ना बने। इसमें जितने प्रपात हैं उतने शायद ही किसी नदी में हों। कैसे कैसे मोड़ हैं इसमें। सीध में बहना तो ये जानती ही नहीं, ज़्यादा देर चुप भी नहीं रहती। शूलपाण झाड़ी में ये सभी हैं, लेकिन जिसे होना चाहिए था वही नहीं है। प्रपात नहीं, ना हिरणफाल में कोई प्रपात है, ना शूलपाणेश्वर में। शूलपाणेश्वर के मंदिर के पुजारी जी से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा था यहाँ देव नदी में तो प्रपात हैं, पर नर्मदा में कोई प्रपात नहीं। ऊंची पहाड़ी पगडंडी पर से चले जा रहे थे। दोनों ओर पारिजात के पौधे हैं। कुछ दिन पहले वे फूलों से लदे होंगे, लेकिन अब एक भी फूल नहीं है। नवागाम आते आते तेज धूप हो गई। यहाँ नर्मदा पर एक बड़ा सा बांध बन रहा है। नर्मदा पर बन रहे बांधों में सबसे बड़ा। इसमें नर्मदा के अनमोल पानी को संजोकर रखा जाएगा और नहरों के माध्यम से दूर दूर के प्यासे खेतों को पहुँचाया जाएगा। गुजरात की तो काया पलट हो जाएगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सुदूर राजस्थान तक को इसका लाभ मिलेगा। नर्मदा पर और भी कई बांध बन रहे हैं। इन बांधों के कारण जो विशाल झीलें निर्मित होंगी, उनमें सैकड़ों गांव अदृश्य हो जाएंगे। सैकड़ों मील लंबे किनारे डूब जाएंगे। नर्मदा तट का भूगोल जितना पिछले 25,000 वर्षों में नहीं बदला, उतना अगले 25 वर्षों में बदल जाएगा। आज नर्मदा बहुत सुंदर नदी है। इन बांधों के कारण उसका सौंदर्य निस्संदेह कम हो जाएगा, पर उसकी उपयोगिता 1000 गुना बढ़ जाएगी। नर्मदा का जो विशाल जलभंडार अभी तक व्यर्थ जाता था, पर अब वह नहीं होगा। ना अचानक बाढ़ का खतरा होगा, ना सूखे का डर। लोगों को आकाश को ताकते हुए नहीं जीना पड़ेगा। जमीन पानी के लिए तड़केगी नहीं। ढोर भूख से मरेंगे नहीं। बहुत सी वीरान, उजाड़ और अभी तक बेकार पड़ी जमीन कृषि योग्य हो जाएगी। उद्योग और कृषि दोनों में क्रांति आ जाएगी। ये बांध होंगे पानी के रिजर्व बैंक। जब चाहो, जितना चाहो पानी ले लो। नवागांव से गोरा तक नर्मदा के किनारे किनारे सड़क है। इस पहाड़ी सड़क से नदी दूर तक लहराती दिखती है। हम इसी सड़क से जा रहे हैं। झुलसा देने वाली धूप है। मलया पहली बार चल रहा है। प्यास से बहुत परेशान है। कहता है, ऐसा लगता है कि सारी की सारी नदी का पानी पी जाऊं। धूप में सारा दिन चलते रहे, तब शाम को गौरा पहुँचे। यहाँ नर्मदा पर सड़क का बड़ा पुल है। उसी के पास एक कुटी में रहे। बड़ी सुंदर जगह है। गौरा से पहाड़ परे हट जाते हैं। अलविदा प्यारे विंध्याचल, अलविदा प्यारे सतपुड़ा। तुम दोनों अमरकंटक से ही नर्मदा के संग संग चले आ रहे हो, कभी दूर कभी पास। नर्मदा की तुम वैसे ही रक्षा करते आए हो जैसे पलके आँखों की। अब तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। देखता हूँ विंध्या तो चला गया है, पर दक्षिण तट के सतपुड़ा का मन नहीं मानता। दूर चरूर चला गया है, पर खेतों के उस पार से काफ़ी दूर तक नर्मदा के संग संग चलता है, फिर आश्वस्त होकर चला जाता है। अब समुद्र है ही कितना दूर। भोर होते ही चल दिए। नर्मदा के कंकरीले पाट में से चले जा रहे हैं। अनिल कंकड़ बीनता चलता है। किसी का आकार सुंदर है, किसी का रंग तो किसी का टेक्सचर। मैं सोचता हूँ अभी तो यात्रा की शुरुआत है, वैसे ही बोझ से लदे हैं। यह अतिरिक्त बोझ वह कब तक ढो सकेगा, पर युवा हृदय को कोई कैसे समझाए। आगे पड़ा इंद्रवर्णा। यहाँ एक युवा बंगाली साधु से मिलकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ भी नर्मदा पर सड़क का एक बड़ा पुल है। रात घनेश्वर में रहे। गांव नर्मदा से थोड़ा दूर है, पर 1970 में बाढ़ का पानी गांव में घुस आया था। बाढ़ ने पूरे इलाके को रौंद डाला था। उस तबाही की कहानी लोग आज भी नहीं भूले हैं। भोर की किरण के साथ आगे बढ़े। शहराव में नदी तट पर स्त्रियां नहा रही थीं।
बच्चे तैर रहे थे, गायों का झुंड पानी पी रहा था और पनिहारी ने सिर पर घड़े रखे नर्मदा की धूल से अटी पगडंडियों से आ जा रही थी। यहाँ हम ऊंची नीची टेकरियों पर से होते हुए चले। नर्मदा दूर हो गई थी। बड़ी प्यास लगी थी। आगे एक झोपड़ी में एक वृद्ध दंपति मिले। मैंने पूछा, पानी कहाँ से लाते हो? नर्मदा से। यहाँ कहाँ है नर्मदा? कोई 1 मील पर है। कुछ समय पहले वृद्धा गिर पड़ी थी, उससे चलते नहीं बनता। उसके हिस्से का पानी भी वृद्ध ही लाते हैं। लाठी के सहारे मुश्किल से चल पाते हैं। इतनी दूर से कैसे लाते होंगे? लड़का नहीं है? लड़का है, बहू है, पर वे अलग रहते हैं, कहकर वृद्ध चुप हो गए। उनका मौन बहुत कुछ कह गया। प्यास तो जोर से लगी थी, पर पानी मांगने का मन नहीं हुआ। चारों के लायक पानी उनके पास था भी नहीं। वृद्ध ने रास्ता बता दिया तो थोड़ी देर में जियोर पाटी आ गए। इसी का दूसरा नाम है कुंभेश्वर। यहाँ नर्मदा में पाल वाली नाव चल रही थी। यहाँ के पुजारी जी ने रहने के लिए हमें ऊपर की मंजिल का कमरा दिया। कमरा अत्यंत सुंदर था, पर कई दिनों से बंद था, इसलिए धूल से अटा पड़ा था। हम लोगों ने झाड़ू लगा दी तो राजदरबार जैसा चमकने लगा। पुजारी जी मूलतः महाराष्ट्र के हैं। उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से यहाँ बस गए हैं और अब यहीं के हो गए हैं। रात को छत पर सोए। हर रात मैं तारों को देखते देखते सोता। सुबह उठता तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता। यहाँ तक कि पूरी की पूरी आकाशगंगा एक और खिसक जाती। सवेरे चल दिए। आगे 2-3 पनिहारी ने काफ़ी दूर से नर्मदा का पानी ला रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे गाँव में कुआं नहीं है? कुआं तो है, पर हमने शुरू से ही नर्मदा का पानी पिया है, इसलिए कुएं का पानी फीका लगता है। इनका काम कुएं के पानी से भी तो चल सकता था। ऐसी तेज धूप में हाड़ तोड़ मेहनत करने की क्या जरूरत थी? पर नर्मदा तो बस नर्मदा है। रास्ते में एक किसान मिला। उसने कहा, आगे करजण नदी पड़ेगी, उसमें बड़ा कीचड़ है, चलिए उसे पार करा दूं, खेत बाद में चला जाऊंगा। हम सावधानी के साथ नदी से लगी पगडंडी पर चल रहे थे। पगडंडी तीखे उतार चढ़ाव से भरी थी। बारीक पाउडर सी धूल से अटी थी। बार बार चढ़ते उतरते दम निकल जाता था, पर मलय तो सबसे बाजी मार ले गया। एक जगह ऐसा लुढ़का कि ध्वनि की गति से ऊपर से नीचे आ गया। अनिल कैमरा लेकर चला था। बीच बीच में फ़ोटो लेता रहता था। काश मलयावतरण के इस दृश्य का फ़ोटो ले लेता और इसे आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर लेता। एक प्रकार से मलय ने मुझे सतर्क और सावधान कर दिया। मैं बहुत संभल कर उतरा, वरना मेरी दुर्गत कुछ ज़्यादा ही होती। करजण जहाँ नर्मदा से मिलती है, वहाँ सचमुच बहुत कीच कादा था। उसने हमें वह पार करा दी तो हम आगे बढ़े। दिन भर चलते रहे। चलने की धुन में दोपहर का खाना भी नहीं बनाते, लेकिन दोपहर ढलते ढलते हमारे पाँव जवाब देने लगते। चाल धीमी हो जाती, कंधे झुक जाते और भूख से निडाल हो जाते। सोचते, आज चले सो चले, कल से इतना नहीं चलेंगे। रोज ही ऐसा सोचते और रोज ही पिछले दिन से कुछ अधिक ही चलते। गुजरात भयंकर सूखे से घिरा है। पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त वर्षा न होने के कारण अधिकांश कुएं और तालाब सूख गए हैं। जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। खेतों में फसल सूख रही है। आंखें हरियाली देखने को तरस रही हैं। कपास, तंबाकू, गन्ना, मूंगफली उपजाने वाला यह हरा भरा अंचल उजाड़ और बंजर धरती बनकर रह गया है। मन गहरी उदासी में डूब जाता है। शाम को ओरी पहुँचे। ओरी बड़ा गांव है। पिछले कुछ दिनों से हम मोर की आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ मोर बिल्कुल पास से देखने को मिले। घरों के छप्पर पर, पेड़ों पर या सामने आंगन में आ जाते हैं। हमारे आकर्षण का केंद्र है मोर की लंबी लहरदार गर्दन और उससे भी बढ़कर उसकी लंबी पूँछ, जो अपने में इंद्रधनुषी रंगों की एक पूरी प्रदर्शनी समेटे हुए है। अनिल और मलय इन्हें देखकर बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं और मोरपंख बटोर रहे हैं। उतने ही विस्मय विमुग्ध हैं हम यहाँ के गाय बैलों को देखकर।
कितनी बड़ी गाय, कितने बड़े बड़े बैल, सींग भी उतने ही विशाल। सामने से आते हैं तो हम डरकर रास्ता छोड़ देते हैं और वे हमसे डरकर ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। इस अकाल में भी दूध हमें रोज मिल जाता है। अपने अपने बर्तनों में दूध लेकर गांव के लोग एक जगह पांत बांधकर खड़े हो जाते हैं। पास के शहर से डेयरी का वाहन आता है और नापकर दूध ले जाता है। दूसरे ही दिन उन्हें पैसे मिल जाते हैं। मंदिर के पंडित जी मध्य प्रदेश के हैं। नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। परिक्रमा अकेले ही की थी। कहते हैं, एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। नर्मदा तट पर बड़ी धूल है, आटे सी बारिश, आटे सी बारीक रेशमी धूल। पशुओं का झुंड जब धूल भरे रास्ते से निकलता है तब धूल का गुबार उड़ता है। दूसरे दिन शाम को असा पहुँचे। यहाँ नर्मदा के ऊंचे तट पर एक बड़े अहाते में एक मंदिर है। सदाव्रत, बिजली और पानी की सुविधा तो प्राय हर जगह रहती है। यहाँ रहने और खाने की भी सुविधा है। यहाँ तैयार भोजन मिलता है, बिल्कुल मुफ्त, लेकिन इसके बदले में मंदिर में चल रहे अखंड कीर्तन में शामिल होना अनिवार्य है। भजन के बदले में भोजन। सुबह चल दिए। तीसरे पहर मणि नागेश्वर पहुँचे। जगह देखते ही भा गई। मंदिर और धर्मशाला नदी नर्मदा की ऊंची कगार पर है। रात यहीं रहे। मंदिर में कई शिवलिंग हैं और हर शिवलिंग के पास सांप बने हुए हैं। नाम ही मणि नागेश्वर है। यहाँ के पुजारी जी से पूछा, क्या यहाँ सांप निकलते हैं? कई बार। एक उस पेड़ में से एक ही सांप रहता है। कई बार उस पेड़ में ही एक सांप रहता है, लेकिन आज तक उसने किसी को काटा नहीं। आपको डर नहीं लगता? ऐसा तो नहीं डर नहीं लगता, पर वह अपने आप नहीं काटता। पैर पड़ जाए तभी काटता है। एक बार रात को मैं सो रहा था। जाड़े के दिन थे। छप्पर से छिटककर एक गाम मेरे बिस्तर पर गिरा। गर्माहट पाकर वह मेरी बगल में सो गया। जब मेरी नज़र पड़ी तब पहले तो मैं बहुत डर गया, पर बाद में मैं भी सो गया। सुबह उठा तो मेरा मेहमान चला गया था। थोड़ा रुककर बोले, सांप जैसा सुंदर प्राणी कम ही मिलेगा। जब वह कैंचुल छोड़ता है तब नई त्वचा में उसकी कांति देखते ही बनती है। उस समय वह बड़ा आकर्षक दिखाई देता है। सांपों से मुझे प्यार सा हो गया है। सोचता हूँ मणि नागेश्वर के बाद अब सर्पेश्वर जाके रहूँ। भोर होते ही चल दिए। खेतों में से होते हुए तीसरे पहर हम एक ऐसी जगह आए जहाँ सामने नर्मदा के मध्य में एक विशाल टापू दिखाई दे रहा था, सुप्रसिद्ध कबीरबड़। हम वहाँ जाएं या न जाएं, परिक्रमा के नियमों के अनुसार हम नर्मदा की धारा को नहीं लांघ सकते, टापू पर नहीं जा सकते। लेकिन जिस कबीरबड़ के बारे में बचपन में पढ़ी कविता का आज भी स्मरण है, जिसे देखने की वर्षों से उत्कंठा रही है, क्या उसे बगैर देखे चले जाएंगे? इधर फिर कब आना होगा? और इस ओर की धारा भी तो बहुत क्षीण है। जाने का पलड़ा भारी हुआ। इसे देखे बिना मन मानेगा नहीं। अवसर चूक गया तो मन में कसक रह जाएगी। हमने जाने का निर्णय लिया। हम नियमानुसार परिक्रमा करने वाले परंपरागत परिक्रमावासी भी तो नहीं हैं। सो माँ नर्मदा से क्षमा याचना के साथ कबीरबड़ जाने के लिए हम लोग पूरे उत्साह के साथ नर्मदा की छिछली धारा में उतरे। सौंदर्य की नदी नर्मदा।